हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 नवंबर 2020। और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट रिपब्लिक ऑफ पुलिस। अभी अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टेलीविज़न एक न्यूज़ चैनल है, उसके मेन एंकर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। तो क्या इशू है, ज़्यादा पॉलिटिक्स है इस आर्टिकल में, बट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो भी होंगे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन जस्ट लाइक कॉर्न, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से बिहार में एपीएमसी मंडीज़ के अलावा भी एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर कॉर्न प्रोडक्शन, इलायची प्रोडक्शन, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से अमेरिका में जितना प्रोडक्शन होता है ना, जिस तरीके का वहाँ पर यील्डिंग आती है क्रॉपिंग पैटर्न की, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पर्टिकुलरली बात करें कुछ रीजन्स में जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित करवाए हैं पार्लियामेंट से, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। फार्मर्स एक तरीके से रोड पे आ चुके थे। तो उनको कहीं ना कहीं एक एक कहते हैं ना कि हाँ, एक रिमाइंडर है कि भाई जो अभी रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो उनकी वेलफेयर के लिए ही है। जानेंगे क्या है पूरा मैटर। ये वाला आर्टिकल अच्छा है। इस आर्टिकल में से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब रोबोट्स के बीच में रोमांस होने लग गया है, राइट। और आप देख सकते हो कि अब रोबोट्स का कितना ज़्यादा चलन हो गया है। क्या वो ह्यूमैनिटी के लिए सही है या नहीं है, क्या उनमें एथिक्स है या नहीं है, किस तरीके की वो बातें करते हैं, किस तरीके के वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे अपने ग्राउंड को ब्रॉडन करता जा रहा है। ओके, ये जानने की कोशिश करेंगे। देन कम्स डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी क्या है, जब से डोनाल्ड ट्रंप का प्रीवियस टेन्योर अब कंप्लीट हो चुका है, इलेक्शंस हो गए हैं, अब वहाँ पे डिसीजन आने वाला ही है। अब जल्दी से जल्दी कभी भी आ सकता है। एक एक स्टेट्स में इलेक्टोरल कॉलेज का हिसाब से पूरा डिसीजन आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है कि अमेरिका में क्या प्रोसेस होता है किस तरीके से, तो कल या नहीं परसों या उसके पहले दिन वाले एक्सप्लेन्ड पेज के वीडियो में आप देख सकते हो कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन किस हिसाब से होते हैं। बहुत बढ़िया डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश किया वहाँ पे, तो आप जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज में आर्टिकल था वो। ओके, तो यहाँ पर भी इस आर्टिकल से अमेरिकन पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अमेरिका का कुछ सालों में जो स्ट्रेचर था, मतलब सॉरी जो स्टेटस था, वो कैसे डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स भी थोड़ी बहुत आएगी, बट उसको अपन अवॉइड करेंगे। देन कम कंटेस्ट एंड अ टेस्ट। इसमें एक ही चीज़ बोली जा रही है कि बिहार में दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी कोई एक लीडरशिप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दलित्स वहाँ पर लगभग 16% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखोगे तो दलित्स के लिए पहले बहुत से लीडर्स रहे हैं, जैसे कि B.R. अम्बेडकर हो गए, और इनके अलावा और भी लीडर्स थे जिन्होंने दलित्स के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो अभी क्या है, रामविलास पासवान जी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डिमाइस हुआ था जिनका, तो उनके बाद में अभी कोई रिप्रेजेंटेटिव इतना कोई स्ट्रॉन्ग मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब जीतन राम मांझी है, वो कैसे भी करके कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके पास में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर बिहार की पॉलिटिक्स आ गई, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है कि वोट डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिनकी वजह से दलित जो वुमेन है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा है। तो वो थोड़ा बहुत अभी रूलिंग पार्टी जो एनडीए रूलिंग है वहाँ पे नीतीश कुमार की लीडरशिप में, और नीतीश कुमार की सपोर्ट में बीजेपी भी वहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें बताई हुई कि उनको ज़्यादा फेवर मिल रहा है ऐसा करके समथिंग। वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे नहीं। तो 4 आर्टिकल इस पेज से हो गए। देन इस वाले पेज पे देखें, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स है, बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे। एक बार आप देखना चाहो देख लो कि ट्रंप आ जाएंगे तो क्या होगा, जो बाइडन आ जाएंगे तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कास्ट ऑफ क्राइम, ये आर्टिकल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बट काम की चीज़ें जो बता रखी हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को। ये है फुल मार्क्स टू पोप फ्रांसिस। अभी जो कहते हैं वेटिकन सिटी में जो चर्च है, मेन हेड चर्च जहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक कहते हैं ना मेन जो वहाँ के, एक सेकंड,
हेड पोप हैं, पोप फ्रांसिस, ठीक है, उनके क्या व्यूज़ हैं। तो ये जो यहाँ पर राइटर जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इन्होंने ये बोला, इनके हिसाब से पोप फ्रांसिस को ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस तरीके से पोप फ्रांसिस के स्टेटमेंट से पता पड़ता है कि वो अब जो नियो लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं तो उनको टैकल करने के लिए वो रेडी हैं, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है रिपब्लिक ऑफ पुलिस। अभी टेलीविज़न एंकर, रिपब्लिक टेलीविज़न के जो मेन एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कह के कि भाई आपने सुसाइड के लिए उकसाने का काम किया है, जो केस ऑलरेडी पिछले साल बंद हो गया था जब बीजेपी वहाँ पे रूल में थी। अब यहाँ पर जो राइवलरी निकल के आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की गवर्नमेंट जिसमें बीजेपी लीड कर रही है, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जहाँ पे शिवसेना लीड कर रही है, साथ में कांग्रेस और एनसीपी सपोर्ट कर रही है। तो दोनों के बीच में जो राइवलरी है उसका ये असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो केस है इसमें एक चीज़ बोली जा रही है कि अर्नब गोस्वामी ने जितने बार भी कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का अलायंस आया है। तो उस बात को देखें। और दूसरी तरफ अभी रिपीटेडली इतने सारे केसेस आ चुके हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से एक है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस। तो उस केस को आप लो, और उसके अलावा बहुत पहले से कई केसेस चलते आ रहे हैं, चाहे लिंचिंग को लेकर के देखो या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर को अक्यूज़ किया गया है। तो हर तरफ से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट सा पहले से चलता आ रहा था। वही चीज़ यहाँ पर उसी चीज़ का असर दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर आप पुलिस की फंक्शनिंग पे देख सकते हो। तो ये अपने आप में कंसर्निंग है। और जब भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई बात होती है तो ये पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है। उसके लिए बहुत बार कमिटीज़ स्टैब्लिश की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि पॉलिटिक्स का रोल ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पुलिस इंडिपेंडेंटली काम कर ही ना सके। ओके, अब आप देखो इस तरीके से अगर मीडिया पे आप अटैक करते रहोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आर्टिकल 19 है, दैट इज़ अबाउट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसको तो कहीं ना कहीं हम सेफगार्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए स्पेस अगर कम होता चला गया तो कैसे एक जो वीकर सेक्शन है या फिर जिन सेक्शंस के पास में आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ ये मीडिया वाले उठा पाएंगे। किस तरीके से जो पावरफुल लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी काम करती है तो इसमें मतलब लोगों के हाथ में बहुत कुछ होता है। मतलब लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी और क्या काम करना है सरकार को। और सरकार बनने के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कमिटमेंट किए थे वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उन सारी चीज़ों में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स जहाँ पर भी डिक्लाइन करती हुई दिखाई देती है तो मीडिया का रोल वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रही सही में हम देखें, अभी महाराष्ट्र में रूल चल रहा है अपोजिशन पार्टीज़ का, और जहाँ पर सेंटर और स्टेट में रूलिंग पार्टी अगर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की हो जाती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट पार्टीज से रिलेशन रखती हैं, तो वहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि महाराष्ट्र ने अभी क्या जो सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ कर ली। इसी तरीके से कल की न्यूज़ थी कि केरला ने भी अपनी जनरल कंसेंट है वो भी उन्होंने भी विड्रॉ कर ली है कि अब हम सीबीआई को ऐसे ही बिना पूछे हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक पोलराइजेशन देखा जा रहा है पब्लिक स्पेस में, ठीक है। और आप देखोगे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जहाँ पे थ्राइव कर सकता है, वो टर्फ जो है, वो जो एक मैदान है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो उसको हम कहीं ना कहीं बचाएं तो बहुत ज़रूरी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें ये नहीं कि केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ही, अब इधर तो चलो ठीक है ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बीजेपी रूल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पर भी रूल कर रही है वहाँ पर उन्होंने अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ के ये यूएपीए वाला जो एक्ट है
उसके अंडर बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर किए हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। तो कहने का मतलब हर तरीके से आप देखो कि मीडिया की फ्रीडम को कहीं ना कहीं एक कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अगर प्रो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे दिया जाता है गवर्नमेंट को फेवर करने वाला, तो देखो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और गवर्नमेंट को अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उनके ऊपर ज़रूर गाज गिरती है। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट में है, तो इस चीज़ को तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है चाहिए इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है जस्ट लाइक कॉर्न। बिहार में एग्रीकल्चर पोटेंशियल को देखें तो उस पर देखो कभी भी डाउट करने वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड है और पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गंगा जैसी रिवर और गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे सोन गंडक, भूरी गंडक जिसको बागमती बोला जाता है, कोसी, महानंदा, ये रिवर्स अपने साथ में अपना पानी लेके आती हैं, तो बहुत ही फर्टाइल एल्यूवाइल सॉइल भी लेकर के आती हैं। तो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के तरीके से हम देख सकते हैं, और हमेशा से बना हुआ है बिहार सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। अब आप देखो कि जो प्रॉमिसेस थी उनको डिलीवर करने की बात की जाए तो हम केवल एक ही क्रॉप से देख सकते हैं, दैट इज़ मेज़, मतलब मक्का। मक्के की खेती किस तरीके से होती है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो आप देखोगे यूएसए का जो हार्टलैंड है ना, कॉर्न हार्टलैंड जिसको बोला जाता है, मिड वेस्ट वाले रीजन में, उससे कंपैरिजन हम कर सकते हैं यहाँ पे मक्के की जो उपज बिहार में होती है। इसके अलावा आप देखोगे बिहार आज पूरे देश का लगभग 1/4 मेज़ प्रोडक्शन खुद अकेला करता है। इसके अलावा एवरेज यील्ड जो है पिछले कुछ सालों के अगर देखा जाए तो नेशनल एवरेज का भी डबल हो रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पर्टिकुलर रीजन जिसका नाम है कोसी सीमांचल बेल्ट, इस रीजन में जो प्रोडक्शन है उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो किससे, यूएसए के मिड वेस्ट कॉर्न हार्टलैंड से। कहने का मतलब ये है कि कैसे भी करके आप देखो तो या बिहार में एग्रीकल्चरल आउटकम आपको बढ़िया दिखाई देता है। बिहार की अगर कॉर्न रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये प्योरली मतलब एक तरीके से 100% नियरली 100% प्राइवेट सेक्टर लेड है। यहाँ पर आप बस वो ही रेलेवेंस लेके आओ जो अभी प्रीवियसली एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट्स पारित करवाए गए हैं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करवाने का ना, तो उसके फेवर में कभी लिखना हो तो ये अब केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इस आर्टिकल को। क्रेडिट सारा का सारा दिया जा रहा आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसको, मल्टीनेशनल सीड कंपनीज को, कि उन्होंने सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस किया और वो किसानों के बीच में बांटा। अब जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ा तो देखो लार्ज ट्रेडिंग फर्म्स का भी रोल आ गया, तो फीड मिलर्स का भी रोल आ गया। तो आप देखोगे कि किस हिसाब से रबी कि विंटर स्प्रिंग सीजन में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देखें तो वहाँ पर मेज़ की क्रॉपिंग की जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइल्ड सा रहता है, स्काईज जो है वो क्लियर रहते हैं, फ्लडिंग एब्सेंट रहती है, क्योंकि अभी जो मंथ है इस टाइम पे रेनफॉल तो रहता नहीं है, तो फ्लड तो आने का चांस ही नहीं है, मॉनसून टाइम पे आती है फ्लड्स। इसी तरीके से इस टाइम पे जो पेस्ट या डिजीज़ इन्फेक्शंस हैं वो भी बहुत कम दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब रबी की ये जो विंटर स्प्रिंग सीज़न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव है हाई यील्ड के लिए, इस पर्टिकुलर मेज़ की क्रॉपिंग की बात करें। इसी तरीके से आप देखोगे इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, फिर अप्रैल जून मंथ में, तब भी आप देखोगे तो सारे इंडिया में कॉर्न की अवेलेबिलिटी तो होती नहीं है, जबकि साउथ अमेरिका में भी उस टाइम पे आप देखोगे तो कॉर्न की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जबकि बिहार के फार्मर्स जो हैं रबी की मेज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब शुरुआती 2000 से ही लगातार इस पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देख लिया कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है कि हाइब्रिड बीज को डेवलप करने में, हाइब्रिड सीड्स को डेवलप करने में। तो ये केवल कॉर्न ही नहीं, इसके अलावा और भी सक्सेस स्टोरीज है, जैसे कि इलायची जिसको लीची भी बोलते हैं, वहाँ पर मखाना बोलते हैं या फॉक्सनट भी बोला जाता है, वो भी लार्जली प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्क्रिप्टेड ही है। आपको पता है कि लीची को खाने से पहले 2017 में और 2019 में जो बच्चों की डेथ हुई थी, आपको पता होगा कि शुरुआत में जो मतलब भूखे पेट ही वो सीधा लीची कंज्यूम कर लेते, तो उसकी वजह से उनके पेट में ग्लूकोज की ज़रूरत तो पूरी हो जाती, बाकी और न्यूट्रिएंट की कमी होना शुरू हो गई थी।
तो उसकी वजह से उनको जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस बुखार ने जैसे ही पकड़ा तो वो रिकवर ही नहीं कर पाए। समझ गए? तो आप देख सकते हो लीची का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और वो भी प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट पे बेस्ड ही है। अच्छा, आप ये देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई एमएसपी का यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है, ना यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है एपीएमसीज़ के थ्रू। तो फिर भी आप देखो कि जिन मंडीज़ के बेसिस पे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के किसान या फिर आड़तीय जो हैं वो अपना खुद का मुनाफा देख करके आगे बढ़ते हैं, उसी के जस्ट ऑपोजिट बिहार में कोई ऐसा रोल इम्पोर्टेंट प्ले नहीं करती है एपीएमसी मंडीज़। फिर भी वहाँ पर आप देखो मक्का हो गया या फिर आप देख सकते हो इलायची जो हो गया, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और आप देखो इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे कंपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो लगातार इसी चीज़ को ध्यान में दे करके आगे बढ़ रही है। इलेक्शन ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो एक तरफ जहाँ पर रोड की बात होती है तो दूसरी तरफ बिजली और पानी की बात भी होती है। तो आप देखो तो वहाँ पर आप खेतों में बहुत सारे मतलब घर भी हैं, बनते ही हैं। 3 फेज सप्लाई भी आप दो, इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि फार्मर्स जो हैं इन सारी चीज़ों को अगर यूज़ करें और उनको अगर कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़े तो वो फिर फ़ायदे वाला सौदा नहीं होता। तो राइट आर्टिकल में एक ही चीज़ बोलते हैं कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी आप इंश्योर करो, एलईडी बल्ब से थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोवाइड करो पावर ट्यूबवेल्स दो, मिल्किंग मशीन्स में भी इन्वेस्ट करवाओ या फिर पैसे दो, हेल्प दो, बल्क कूलर भी अवेलेबल कराओ जिससे कि सामान या फिर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है। फार्मर्स को मार्केट की ज़रूरत है, ठीक है। एपीएमसी मंडीज़ की मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि ये लगातार कहीं ना कहीं एक डिसरप्शन या फिर आप कह सकते हो डिस्टर्बेंस का कारण बनती रहती है और उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ सरकार ने ये कदम उठाए भी हैं। पर वही बात है कि जो इनकम बिहार के जो किसान लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न कर पा रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगने वाली बात है। बात वो है कि अब बिहार को ज़रूरत क्या है, जॉब्स की, इनकम्स की। ये थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आ गया, अभी क्या ज़रूरत है, बट पॉइंट जो केस स्टडी थी वो हमने पूरी अच्छे से डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेयर्स द केमिस्ट्री। अभी कुकी एक रोबोट है, दूसरा आप देखोगे ब्लेंडर बोट, ये 2 रोबोट्स हैं और ये थोड़ा सा लव अफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस की तरफ जाके हमें समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये रोबोट्स हैं वो किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये बातें कैसे कर रहे हैं, देखो कि हिटलर की तरह है, एक दूसरे को बोलता है, एक पहला रोबोट, क्या इसने कुछ लोगों को मारा है, तो ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप देखो मशीन बात कर रही है, तो ये यहाँ पर एथिक्स कहाँ गई, एथिक्स वाली बात तो आई नहीं है। फिर इसके अलावा आप देखोगे ये एक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती चली जा रही है ह्यूमन बीइंग की मशीन्स पे। और आप देखोगे अगर रोमांटिक एनकाउंटर देखें तो उस केस में अगर मशीनें रोमांस करना शुरू कर देगी तो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। बट वो बात ठीक है कि अभी ये जो एक मीटिंग हुई कुकी और इस ब्लेंडर बोट के बीच में, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है और वो भी कब से, आप देखो अक्टूबर 24 से हैं, आप ये ध्यान दो, 24/7 कंटिन्यू चल रही है इनकी बातचीत, चैट चल रहा है इनके बीच में। तो आप देखो उस चीज़ से कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इन्होंने बात कैसी की कि हिटलर की तरह मर्डर, ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वो ह्यूमन बीइंग की जो बिहेवियर है उन चीज़ों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पर चेक ये किया जा रहा है कि कहीं ये मशीन्स खुद से भी अपनी लर्निंग, मशीन लर्निंग के बेसिस पे कुछ नया कर पा रही हैं, क्या ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट कर पाती हैं या नहीं कर पाती, ठीक है। तो एथिक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमने पहले भी बहुत आर्टिकल्स देखे हैं कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के जो सीईओ हैं और दूसरी तरफ आप देखोगे एलोन मस्क, उनके बीच में एलोन मस्क या एलोन मस्क जो भी आप बोलना चाहो, उन जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, इनके बीच में भी बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से, मार्क जकरबर्ग तो देखो
मार्क जकरबर्ग तो प्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जबकि टेस्ला के जो हेड हैं एलन मस्क, उन्होंने ये कहा कि बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल्ड मैनर में ही यूज़ करना चाहिए, उनको ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ह्यूमन बीइंग की प्लेस ले लेंगी ये। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कितनी प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन बन सकती है आने वाले टाइम पे। दूसरा आप देखोगे मशीन्स ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रही है, जैसे कि एक बॉट है जिसका नाम है वेरा, जो कि एचआर का काम कर रहा है, और आप देखोगे लगभग हर दिन 1500 कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू ले रहा है। इसी तरीके से इकेया रशिया, वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। IBM का एक बॉट है जिसका नाम है वॉटसन, वो असिस्ट कर रहा है एक लार्जेस्ट कंपनी को, जो कि अपने फंक्शनिंग में इजी काम कर पाए। तो किसी भी तरीके से आप देखोगे कैसे ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करती जा रही है मशीनें। तो इन पे एक लगाम लगनी ज़रूरी है, किस तरीके से डेवलप की जा रही है, क्या सोच के डेवलप किया जा रहा है, वो चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वही बात है कि ह्यूमन बीइंग ने अपनी खुद की मेमोरी को एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया है, कि खुद का जो दिमाग था वो एक मशीन में डाल दिया, अब वो मशीन को इमिटेट करने के लिए बोलते रहते हैं, जहाँ पर कोई रीज़न नहीं है, ना कोई इमोशन है खुद का, जहाँ पर आप खुद इंस्टेंटली देखते हो, वो सारी चीज़ें आपने क्या कर दी हैं, आउटसोर्स कर दी है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन बनती चली जाएगी। और मशीन्स अगर इस तरीके से बात करेगी कि हिटलर जैसे कितने मर्डर आपने किए हैं या फिर मैंने इतने मर्डर किए हैं, तो ये तो हॉरिबल हो सकता है बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो आप लिख सकते हो एथिक्स के पेपर में, और कभी भी जैसे साइंस एंड टेक के पेपर में रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो उसमें ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर्टिकल लिखा है संजय बारू जी ने। वो कहते हैं कि जब मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ तो उस टाइम पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि वाइट हाउस में अभी जीत के कौन आएगा, क्या मेजोरिटेरियनिज़म ज़्यादा आएगा या फिर डेमोक्रेसी वहाँ पर रूल करेगी। मेजोरिटेरियनिज़म का मतलब वाइट पीपल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाइट्स ज़्यादा हैं, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे किसी भी रेस से हो, किसी भी सेक्स का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको इक्वालिटी वहाँ पर मिलेगी। तो देखने वाली बात है दोनों में से होता है क्या। और बात हो रही है रिपीटेडली सोल ऑफ अमेरिका, अमेरिका की आत्मा से संबंधित बात। और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो सोल जो है वो है वाइट एंड क्रिश्चियंस, इनके अलावा कोई और नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जोसेफ बाइडेन और कमला हैरिस, उनकी तरफ से देखें तो वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं, जिनमें लिबरल और प्लूरल सोसाइटी को अपहेल्ड करने के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं, जिसने कहीं ना कहीं अपने आप को इरोड होते हुए देखा है। अमेरिका की जो मेन थीम है लिबरल और प्लूरल सोसाइटी का जो थीम है वो कहीं ना कहीं इरोड होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 4 सालों में ट्रम्पिज़म की वजह से। और यहाँ पर राइटर है वो क्लियरली एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वियतनाम वॉर के बाद में भी यूएसए इतना ज़्यादा डिवाइडेड नहीं था जितना आज है। यूएसए का अगर देखें तो ट्रंप ने जब से आए हैं तो वो अपनी एक होता है ना सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी की हम सुपीरियर हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास किया है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अमेरिका आज डिवाइडेड है, क्योंकि अमेरिका की जो वैल्यूज़ है ना जिन पे वो खुद बना है अमेरिका, वो है लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्लूरल सोसाइटी पे बेस्ड वैल्यूज़। लोग अमेरिका को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वहाँ पर अगर इस तरीके का डिवीज़न आ जाता है तो वो तो उनकी बेसिक वैल्यूज से बिल्कुल डाइवर्जन हो गया, मतलब खुद के क्रेडेंशियल्स भी खोने शुरू कर दिए अमेरिका के खुद के आइडिया ने। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर ट्रंप आते हैं दोबारा तो देखो डिवीज़न ज़्यादा होगा, जो बाइडेन आते हैं तो जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की जो इमेज का एक तरीके से लॉस हुआ है वो फिर रीगेन करने में कोशिश की जा सकती है और अमेरिका अपने आप को फिर से स्टैंड अप कर सकता है। फिर बात आ जाती है इसी पॉलिटिक्स को आगे करते करते कि 20th सेंचुरी में जिस तरीके से यूएसए ने अपने आप को ग्रेट पावर बनाया और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनकर के आगे चला, जिसने हर एक तरीके से टॉलरेंस भी दिखाई है। और आप देखोगे अमेरिका का जो इंटरनल डिवीज़न है आज का, वो आप देखोगे उसकी वजह है कि कैसे भी करके पावर और प्रोस्पेरिटी जो है वो लोगों को अब ऑफ़र कम की जा रही है।
जैसा कि इंडिया के लिए भी हम देखें तो वीज़ा के जो नॉर्म्स हैं किस तरीके से H1B वीज़ा, ये नाम सुने होंगे, L1 वीज़ा, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से टाइट कर दिया गया था। तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, और जिस बेसिस पे आज अमेरिका फ्लॉरिश कर रहा है वो ही बेसिस अगर इरोड हो गया तो अमेरिका का आइडिया भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाता है। अब ग्लोबल सिनेरियो में हम देखें तो एक तरफ है ट्रंप, दूसरी तरफ है शी जिनपिंग चाइना में। तो ट्रंप ने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दिया जिसकी वजह से ट्रंप और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इतना कुछ कर दिया है अपनी तरफ से, जिसकी वजह से रशिया और ईरान को तो प्रेशराइज या फोर्सफुली ये करने पे मजबूर कर दिया कि वो चाइना के खेमे में जाके ज्वाइन कर ले। और चाइना ने एशिया में इतना कुछ कर दिया है जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज सारे के सारे अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो कोल्ड वॉर का अगर इरा देखें वहाँ पर तो क्या था, यूएसए और यूएसएसआर यूँ चाह रहे थे कि भाई हमारी तरफ आए कोई, ठीक है। यूएसए चाह रहा था कि मेरा ग्रुप ज़्यादा बड़ा बने और यूएसएसआर चाह रहा था मेरा बड़ा ग्रुप बने। जबकि ये जो करंट सिनेरियो है जिसको सेकंड कोल्ड वॉर बोला जा रहा है, फर्स्ट कोल्ड वॉर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेकंड कोल्ड वॉर की हम बात करें तो अभी क्या देख रहे हो, यूएसएसआर की जगह है चाइना। तो चाइना तो अपने आसपास के देशों को किधर कंपेल कर रहा है, किधर फोर्स कर रहा है कि भाई आप यूएसए की तरफ जाओ, और यूएसए रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि भाई आप जाओ और चाइना के खेमे को ज्वाइन कर लो। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो दिखाई दे रहा है। इसी वजह से तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो राइटर्स यहाँ पे एक बड़ी अच्छी टर्म निकाल के आ रहे हैं कि G2 एक पूरा ग्रुप देख सकते हो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर रहा है, या फिर इसको आप बोल सकते हो चिमेरिका, चाइना प्लस अमेरिका को चिमेरिका बोल दिया। तो दो बड़ी पावर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करने पे लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो अथॉरिटेरियन रिजीम और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम जिसने अपने खुद के कंट्री को डिवाइड कर दिया। इसीलिए तो आर्टिकल का नाम क्या है, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फर्स्ट कोल्ड वॉर जिसमें वेस्टर्न वैल्यूज़ जो थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाई गई, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जबकि आप देखोगे दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर का अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। जबकि सेकंड कोल्ड वॉर की बात करें तो आइडियोलॉजिकल कवर जो है उसने आपके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, मतलब जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे फर्स्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे, उनको अब ओवरटेक कर दिया है सेल्फ इंटरेस्ट कि कैसे भी करके अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका फर्स्ट में क्या किया जा रहा है कि आप ग्लोबली तो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को गेन करना चाहते हो, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो आप किसी और को देना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक तरफ तो हम वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे देशों के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। तो कैसे आप एक ग्लोबल लीडर बन पाओगे? तो ये अपने आप में एक डिवैल्यूड कॉन्सेप्ट बन जाता है। फिर बाद में देखो वो ही आ जाता है सारा का सारा कि अमेरिका हमेशा से फ्री वर्ल्ड के लिए एडवोकेसी करता रहा है। ट्रंप जब से आए हैं तब से आप देखोगे लगातार अमेरिका का एटीट्यूड जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव होता चला जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इमेज है वो डाउन होती चली गई। अब बात यह है कि कौन जीत के आता है वो देखने वाली बात है। अगर जो बाइडेन जीत के आते हैं तो अच्छा है, जो अमेरिका की जो इमेज है, जो एक तरीके से स्ट्रेचर जो है वो मॉरल स्ट्रेचर जिस पे बेस्ड अमेरिका अपने आप को बोलता है कि हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रीगेन कर पाएगा। और अगर ट्रंप आते हैं तो देखो डिवीज़न और ज़्यादा है। तो वही चीज़ बात रिपीटेडली कर रहे हैं कि चाइना और यूएसए अभी वर्ल्ड को एक तरीके से प्रॉपर वे में टैकल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और बस वही बात है, यूएसए डिक्लाइन कर गया, चाइना की हेजेमनी आ गई। अब चाइनीज़ हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड देखता किसकी तरफ है? यूएसए की तरफ। अब यूएसए खुद ही अगर अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा तो उस केस में फिर ऑप्शन फिर कोई क्या बच गया? वही चीज़ मल्टीलैटरल इशू, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, क्वाड इसीलिए तो आया। अगर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बजाय अगर ये देखते कि चलो ठीक है अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं, जिन वैल्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती।
खैर वो अपने काम की चीज़ नहीं है, जो मेन बात थी वो हमने देखी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कास्ट ऑफ क्राइम। अभी हाथरस केस आपने देखा जिसमें दलित वुमन जिसकी उम्र थी 19 साल कि किस तरीके से उसको मतलब उसका क्रिमेशन भी कर दिया गया रात को 2:30 बजे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको थोड़ा सा कास्ट टिल्ट दिखाई करती हैं, शो करती हैं, जो कि हम और केसेस में भी देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हाथरस का केस बताया जा रहा है। यहाँ से थोड़े से अगर पॉइंट आपको लगे ना कि लिखने लायक हैं तो देख लेना, बाकी कास्ट का रेलेवेंस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। पहला, ये हम हमारी जो सोसाइटी वाला जो पोर्शन है ना जीएस पेपर 1 में, उससे ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। देखो हाथरस विक्टिम दलित थी और जो अक्यूज्ड हैं वो क्षत्रिय राजपूत ठाकुर थे। अब यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है सीएम आदित्यनाथ से कि वो भी अपर कास्ट से ही रिलेटेड है। तो आप देखो कि किस तरीके से वहाँ पर प्रॉपर काम नहीं किया गया, जबकि दूसरी मशीनरीज ने बहुत अच्छा रोल करने की कोशिश भी, रोल प्ले करने की कोशिश की जिसमें कि जुडिशरी। बाकी और आप देखोगे जैसे कि एविडेंसेस को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने या मेडिकल सिस्टम ने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसको मर्डर को भी नो मर्डर कंसिडर कर दिया, रेप को भी नो रेप कंसिडर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये राइटर बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो विक्टिम है ना वो दलित थी। इसलिए दूसरा केस आ जाता है फिर आपका तेलंगाना में, जो एक वेटरनरी डॉक्टर थी जो कि शूद्र कास्ट से रिलेट करती थी, ठीक है। उनका भी रेप होता है और उनको भी जला दिया जाता है। बट तेलंगाना की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ प्रेशर में आई और उसकी वजह से असर्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। प्रेशर में क्यों आई? क्योंकि माना कि वो शूद्र कास्ट से थी बट वो वहाँ पर कम्युनिटी जो है रेड्डी कम्युनिटी से थी, वो कम्युनिटी वहाँ पर डोमिनेट करती है। तो जैसे ही प्रेशर बनाना शुरू किया तो उसका रिजल्ट क्या रहा, एक सो कॉल्ड एनकाउंटर हुआ और जो अक्यूज थे उनको उसी जगह पे ले जा करके फिर उनको मार दिया गया, गोली चला दी गई थी। दूसरा केस। तीसरा केस बता रहे हैं 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, वो भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी केस वही रेप केस था, बट वो एक तो कंट्री की कैपिटल में था। दूसरी तरफ ये राइटर ये बता रहे हैं कि वो भूमिहर फैमिली से बिलोंग करती थी, भूमिहर अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग किया करती थी और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उनका बहुत सही था। फिजियोथेरेपी से वो बिलोंग किया करती थी। तो आप देखोगे कि किस तरीके से पूरे मिडिल क्लास यूथ एक साथ आए थे और यूपीए गवर्नमेंट पे उन्होंने प्रेशर बनाया और इवन उस जो विक्टिम थी निर्भया उसको ट्रीटमेंट देने के लिए सिंगापुर तक लेके गए और अल्टीमेटली जो अक्यूज थे उनको फिर बाद में फांसी की सज़ा भी दे दी गई। तो यहाँ पे राइटर इन तीनों केसेस का नाम लेकर के एक तरीके से बेसिस पे ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट का इलिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर अभी भी है, वर्ण धर्म अभी तक भी लगातार चलता देखा जा रहा है कि जहाँ पर दलित वुमन को दलित स्टेट की तरह जब स्टेट ट्रीट कर रहा है तब तो सही है। कहने का मतलब जो तेलंगाना वाला केस था तो वो तो क्या है, दलित ही वुमन थी और दलित ही गवर्नमेंट थी, तो इसलिए काम हो गया। अगर यूपी का केस देखें तो अपर क्लास की तो रूलिंग है और लोअर क्लास की विक्टिम थी। इसी तरीके से दिल्ली की बात करो, विक्टिम अपर क्लास की थी तो सिंगापुर तक ट्रीटमेंट देने के लिए उनको लेके जाया गया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे यहाँ पर वर्ण धर्मा, मतलब वैसे तो वर्ण और कास्ट इन दोनों में बहुत डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है या फिर है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि वर्ण सिस्टम ही है जिसकी वजह से कास्टिज्म बढ़ रहा है, और जबकि गांधी जी कहते थे कि कास्ट जो है वो तो बिगड़ा हुआ रूप है वर्ण सिस्टम का, जबकि वर्ण सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी को सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर इस पे आप कोई डिबेट करना चाहो, कुछ लिखना चाहो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखना। इस पे थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको क्लियर कर ही दिया है। तो इसी चीज़ को उठा करके रिपीटेडली बोल रहे हैं, बोला कि आरएसएस बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट चल रही हैं वो अभी एक ही चीज़ बोलते हैं कि वर्ण धार्मिक लाइन पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी में तो सोसाइटी में बैलेंस आता है। बट राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं घूम घूम के कि भाई आपने सबको एक तरीके से ये बोल दिया कि सभी औरतें हिंदू वुमन हैं। ओके एग्रीड,
बट आप कभी न तो कास्ट की बात करते हो ख़त्म करने की, ना अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करते हो। तो वो तो अपने आप में एक हमारी सोसाइटी का कैसे कह सकते हैं ना, हमारी हेरिटेज में सबसे ख़राब चीज़ों में से एक है। तो इसी तरीके से हम देखें तो उन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। अब बाकी देखो आरएसएस, बीजेपी, पॉलिटिक्स ये है जो ठीक था, वो मैंने आपको क्रक्स बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फुल मार्क्स टू पोप फ्रांसिस। अभी वेटिकन सिटी में जो मेन चर्च है वहाँ पर हेड पोप कौन है? पोप फ्रांसिस। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, नाम है विनोय विश्वम। तो इनके हिसाब से जो चीज़ें भी हैं वो हम पॉइंट आउट हमारे काम के हिसाब से पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि इन्होंने ये बताना चाहा है कि आज की जिस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस बढ़ती जा रही है, जैसे कि इनइक्वालिटी, न्यू लिबरलिज्म जब से आया 1990s के बाद से, तब से लेके आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जा रही है, चाहे सोशियो इकोनॉमिक दोनों सेक्टर्स में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाले जो कॉन्सेप्ट आप बार बार पढ़ते हो कि भाई आप कुछ सेक्शन को एजुकेट कर दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे काम करता है, कि घर में आप बड़ों को एजुकेशन दे दो तो बड़े फिर बाद में अपने आप ही बच्चों को पढ़ा देंगे और वो बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। इसी तरीके से सोसाइटी में कुछ लोगों को पिक करो और उनको आप अवेयर बना दो और उनको कहो कि आप एक कैंपेन पे निकलो और सबको अवेयर करो। तो इस तरीके से वो सब लोगों को क्या करेंगे? अवेयर कर देंगे। तो ऐसे करके एक छोटे से सेक्शन को फ़ायदा दिया तो उसका फ़ायदा एक नीचे से नीचे तबके वाले सेक्शन को भी मिल जाएगा। तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, अब इसका सोल्यूशन, अब ये सोल्यूशन नहीं रह गया है करंट जो सिचुएशन में डिफरेंट टाइप की वायलेंस देखने को मिल रही है। और यही चीज़ पोप फ्रांसिस भी बोलते हैं, कुछ नया करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आगे बोलना चाह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का अगर क्रिटिसिज्म कहीं आपको लिखना पड़े तो वहाँ पर देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से आप देखोगे कुछ लोग जिनको बोला गया है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये टर्म अच्छी है, लिख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ जो हैं वो तो देखो बहुत पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और जबकि बचा हुआ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो लगातार पुअर होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका असर सोशल लाइफ पे भी है, इकोनॉमिकली भी गैप आ गया उनके बीच में, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो सोशल लाइफ पे तो 100% आएगा। जैसे कि जिसके माता पिता के पास में ज़्यादा पैसे है वो अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जिनके पास में पैसे नहीं है, जो बिल्कुल गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं। ऑल दो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया होता है, तैयारी की हुई होती है, उनको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, एक प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से फिर जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे, उनको पढ़ाई अच्छे से मिल ही नहीं पाती है। और अभी जो असर रिपोर्ट गई है उसमें तो ऑलरेडी जो एनजीओ प्रथम है जो असर रिपोर्ट रिलीज़ करता है उसमें हाल ही बहुत ख़राब निकल के आ रहे हैं कि जो हायर क्लास के बच्चे हैं, 9th-10th के बच्चे हैं या फिर 7th-8th के बच्चे हैं, वो 2nd की या 6th क्लास की इनकी बुक्स भी मतलब रेस्पेक्टिवली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको बस प्रमोट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शन दोनों के बीच में गैप आ गया तो सोशल लाइफ पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये एक ग्रेट इनजस्टिस लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप ह्यूमैनिटी को अगर वाकई में अपहेल्ड करना चाहते हो, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो एक स्पेशल ऑनरशिप या अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात करते हैं पोप फ्रांसिस, इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं वो इनको प्रमोट। अब कम्युनिस्ट पार्टी तो आपको पता है किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं कि ऑनरशिप होनी नहीं चाहिए, कैपिटलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सबके बीच में इक्वल जो ऑनरशिप है वो डिवाइड होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये बोलते हैं कि आप देखोगे वॉर है, उसका जस्टिफिकेशन इस तरीके से तो नहीं दे सकते कि भाई चलो ठीक है लड़ाई होगी तो सब ठीक है, बट आप एक्चुअल में देखोगे तो वॉर के बाद में क्या रिजल्ट आपको मिलता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म वॉर के सेगमेंट में भी बहुत ही गजब तरीके से अपनी डोमिनेंस बना चुका है। जैसे कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जैसे ही आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर टेंशन चल रही है या फिर इंडिया चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, देखो चाइना तो सीधा
इंडिया से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट चाहता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपने मिलिट्री बेसिस के मतलब अपनी मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान की अगर टेंशन चलती है तो फिर पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अब चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है तो चाइना वहाँ से बेनिफिट पैसा कमाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यूएसए वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्मरी सप्लायर्स में से एक है। अब आप देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर टेंशन खत्म हो गई तो उस केस में यूएसए का मार्केट ठप हो जाएगा। यूएसए अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो किसको बेचेगा? तो आप देखोगे किस तरीके से मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है आपको दिखाई देता है। तो वो भी चीज़ आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पर भी राइट विंग गवर्नमेंट है यहाँ पे पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी अपने आप में एक नया ही सिनेरियो निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे फेद का रिलेशन लव से बताया जाता है, ना कि ब्रोइज से। अब आप देखोगे तो पॉप फ्रांसिस की डीलिंग होती है सुन्नी मुस्लिम लीडर्स से, ठीक है, और उसमें बात होती है कि किस तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस आए हैं, किस तरीके से मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू बनी रह रही हैं। तो वहाँ पर पॉप ने बिल्कुल एक चीज़ बोली है कि जहाँ पर चर्च पहले अपना एटीट्यूड एक आइडियोलॉजी से या फिर फेथ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, वो अब ह्यूमैनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सुप्रीम है, उसके लिए काम करना चाहिए। तो नेशनलिज्म, हैट्रिड, इनको अवॉइड करने की आप बात करता है तो अपने आप में चर्च के लिए भी अच्छा है। और दूसरी तरफ देखो तो पॉप फ्रांसिस जो मेन हेड पोप हैं उनका ये कहना बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से ह्यूमन काइंड की बात करें तो एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पेंडेमिक के बाद में वर्ल्ड को रीबिल्ड किया जाए। अब उसके लिए भी हमारे पास में जो ऑलरेडी जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है, उसी पे बेस्ड अगर हम नया सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तो देखो एक सुसाइडल अटेम्प्ट है कि आप जानते हो कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसी सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हो कोविड-19 के बाद में नया वर्ल्ड ऑर्डर या नए तरीके का एक विश्व बनाने के लिए, तो वो चीज़ तो आपके लिए डिज़ास्टर से कम नहीं होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है, और कोविड-19 जैसी पेंडेमिक्स हैं, चाहे इबोला हो, चाहे जीका वायरस हो, वो अपने आप में एक रियलिटी बन चुकी हैं। तो उनको टैकल करने के लिए हमें थोड़ा सा और चेंज होना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं पॉप फ्रांसिस फेवर करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर आइडियोलॉजीज़ की बात करें, मतलब आइडियोलॉजीज़ के फ्यूचर की अगर बात करें तो रिलीजियस टीचिंग्स पे बेस्ड हो, या फिर आप देखोगे कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और इसी के अलावा मतलब चीज़ें यही रिपीटेडली वही बताई जा रही है कि कैसे भी करके आज एलजीबीटी कम्युनिटी को भी अगर कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएशन का सामना किया है, बट पोप फ्रांसिस ने, और मतलब जहाँ जहाँ पर भी इंग्लैंड जैसे कंट्री में जहाँ पर कैथोलिक चर्चेज़ हैं वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो इन रियलिटीज़ को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट में राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई हमारी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं ना, उनको हम केवल ब्रदरहुड का नाम दे करके करेक्ट नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि एक सेंस ऑफ जस्टिस आए, सबको इक्वालिटी मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले, तब जा कर के वाकई में आप जो चाहते हो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का विश्व में माहौल बनना चाहिए, वो बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस अपने आप ही पॉप फ्रांसिस की बन जाती है। अलग अलग डायमेंशंस में आप पॉप फ्रांसिस को एक बार हटा दो नाम को पूरे, ठीक है, और काम की चीज़ें जो हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस, जैसे नियो लिबरलिज्म में वायलेंस और इनइक्वालिटी आ गई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है वो रिच बनती चली जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं, इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल, ये काम की चीज़ें हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में काम आ सकती है। एलजीबीटी कम्युनिटी का इशू भी आप देखो, आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए यहीं डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।